बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। और रामनवमी पर देश में कई जगहों पर हुई हिंसक घटनाओं के बाद इस पर अब सियासत हो रही है और बुलडोजर पूरी तरह से चर्चा में आ चुका है। अभी तक यूपी में ही अपराधियों के खिलाफ चल रहा बुलडोजर अब मध्य प्रदेश और गुजरात में धड़ल्ले से चल रहा है। एमपी के खरगोन में हिंसा के बाद आरोपियों के घर, मकान, दुकान सब जमींदोज कर दिए गए। गुजरात में भी हिंसा के आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर चला। ऐसे में पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और जमीयते उलेमाए हिंद ने बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए याचिका दाखिल कर दी है। याचिका में कहा गया है कि बुलडोजर को मुस्लिम के खिलाफ साजिश के तहत इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि कांग्रेस का आरोप है कि महंगाई जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए देश में हिंसा की साजिश बीजेपी के जरिए रची जा रही है और बुलडोजर को लेकर के इसका सियासी इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में वाकई में क्या अपराधियों के खिलाफ सरकार सख्ती कर रही है या फिर सियासी बुलडोजर है जो चल रहा है? और इसे लेकर के कानून की पेचीदगियों से जुड़े भी बहुत सारे सवाल हैं, इन्हीं पर करेंगे आज आपकी बात। तो दंगाइयों को लेकर के किसी को सहानुभूति नहीं होती, सभी जानते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे मामले सामने आए जिसे लेकर के कांग्रेस बड़े गंभीर आरोप लगा रही है। और आज तो कमलनाथ ने साफ तौर पर कह दिया कि ये दंगे दरअसल सोची समझी साजिश है ताकि बेरोजगारी और महंगाई से ध्यान भटकाया जा सके। इतना गंभीर आरोप लगाया। साथ ही साथ एक खास वर्ग को टारगेट कर उन पर कार्रवाई करने का आरोप भी कांग्रेस लगा रही है। उधर बीजेपी का अपना मत है, उसका कहना है कि जो पत्थर चलाएगा उसका घर पत्थरों के ढेर में तब्दील कर दिया जाएगा। सुनिए बीजेपी और कांग्रेस क्या कह रहे हैं इस मसले पर। जिस तरह से खरगोन के हालात चल रहे हैं उसको लेके पूरा प्रदेश का एक अच्छा और एक बड़ा वर्ग जो मध्य प्रदेश में शांति चाहता है, अमन चाहता है, वो बड़ा फिक्रमंद है। और साथ ही में एक कष्ट भी है कि जो कार्रवाई निष्पक्ष होना चाहिए वो निष्पक्ष नहीं है। हमने एक ही बात चीफ सेक्रेटरी महोदय से कही है कि एक तो एक कमेटी गठित की जाए जो कम से कम निष्पक्षता से दोनों विजुअल देखे। एक तरफ के विजुअल आ रहे हैं कि इन्होंने करा, दूसरा कहता है कि हमने नहीं करा, इन्होंने करा है। तो अभी तो सरकार में बैठे लोग तो एक तरफा ही बयान दे रहे हैं, निष्पक्षता से कोई सुनने को देखने को तैयार नहीं है। जिस तरह से बेजा गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, बेजा लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं, जिस तरह से कानून की धज्जियां उड़ रही है, ठीक नहीं है। मुख्य सचिव जी को इनिशिएटिव लेना चाहिए। आज आम जनता का ध्यान कैसे मोड़ा जाए महंगाई से, बेरोजगारी से, तो ध्यान मोड़ने के लिए इस प्रकार का वो उनका रवैया चल रहा है। बड़े दुख की बात है। जैसे मैंने कहा कि ये सब हमारे संस्कृति से की विपरीत है और इसमें केवल एक जिले को नहीं, केवल एक प्रदेश को नहीं पर पूरे देश को खतरा है। के पास केवल पुलिस, पैसा और प्रशासन बचा है और कुछ नहीं बचा। जनता इनके साथ नहीं है। अच्छी बात है, कहीं भी जा सकते हैं, जाना चाहिए, लेकिन कौम को ध्यान में नहीं देखा, उग्रवाद को ध्यान में देखा है। हमने जो दंगाई है उनको ध्यान में रखा है। हमने सारी कार्रवाई जो की है विधि सम्मत ही हुई है और इसलिए जाए न्यायालय जो आदेश देगा सर माथे। तो क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल। आइए आपको आज के सवाल दिखाते हैं। हमारे सवाल हैं, बुलडोजर का वार सुप्रीम कोर्ट में गुहार। अब बुलडोजर के वार पर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लग गई है। ना नोटिस ना सुनवाई, क्या हो रही है एक तरफा कार्रवाई? यह सबसे बड़ा सवाल है जो इस पूरी कार्रवाई को लेकर लगातार उठाया जा रहा है। महंगाई से हटा रहे ध्यान, क्या इसलिए रचा गया दंगों का प्लान? कांग्रेस ने बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया है। बुलडोजर की कार्रवाई कितनी कारगर? सरकार की सफाई। सरकार कह रही है कि हम कौम नहीं दंगाई देख रहे हैं और दंगाइयों को लिए कार्रवाई हो रही है, इसलिए इसे किसी मजहब से, किसी कौम से ना जोड़ा जाए। साफ तौर पर सरकार का यह कहना है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जीतू जिराती जुड़ चुके हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। बहुत स्वागत करता हूं जीतू जी आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। कांग्रेस से शैलेंद्र पटेल जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ नेता। शैलेंद्र जी आपका भी स्वागत करता हूं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस डिबेट में। आज हमने रिटायर्ड डीजीपी अरुण गोटू जी को भी बुलाया है। अरुण जी बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास डिबेट में। और मनीष दत्त जी हैं, अधिवक्ता, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के वरिष्ठ लॉयर है। मनीष जी बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे इस खास डिबेट शो में। और सबसे पहले मैं आता हूं शैलेंद्र पटेल जी, बड़े गंभीर आरोप लगा दिए हैं कि महंगाई और बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए जानबूझकर दंगों की साजिश रची जा रही है।
ये बहुत ज्यादा बड़ा आरोप नहीं है क्या जीतू जी, आपको लगता है? क्योंकि इस तरह के आरोप लगाने के बाद फिर अभी तथ्य मांगे जाएंगे, सबूत मांगे जाएंगे बीजेपी की तरफ से। अभिलाष जी, जो कमलनाथ जी ने जो बात कही है, वो जो पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश के हालात बने हैं, उसमें कहीं ना कहीं शक होता है। मध्य प्रदेश वैसे भी शांति का टापू कहलाता है, और अचानक रामनवमी, हनुमान जन्मोत्सव ऐसे कार्यक्रमों के दौरान अचानक दंगे होना, कभी हमने नहीं सुना था कि मध्य प्रदेश के अंदर रामनवमी के किसी जुलूस के ऊपर पत्थर फेंके गए हों या किस तरीके उपद्रव हुए हैं। और जैसे ही उत्तर प्रदेश के चुनाव के रिजल्ट आए और शिवराज सिंह चौहान का एक नया चेहरा, एक विभत्स चेहरा, एक खतरनाक चेहरा मध्य प्रदेश की जनता को देखने को मिला, और जिस तरीके से प्रायोजित कार्यक्रम उन्हीं के विधायक रामेश्वर शर्मा जी ने बुलडोजर और जेसीबी इकट्ठा कराकर बुलडोजर मामा का खिताब आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब को दिया, और एक मंसूबा उन्होंने कहा कि हम, क्योंकि प्रदेश में कहीं ना कहीं अगली सरकार बनाने की मंसूबा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, 2023 में चुनाव है और जनता कहीं ना कहीं इनसे ऊब चुकी है। एक और महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, किसान परेशान है। इन सब चीजों से भटका कर कहीं ना कहीं 80-20 जो वो कहते हैं कि हमें इसको हिंदू मुसलमानवाद कर देश में, प्रदेश में सांप्रदायिकता बढ़ाकर वोटों का ध्रुवीकरण करके सरकार बनाए। और कहीं ना कहीं इसमें पूरी शंका है कि जिस तरीके से खरगोन में घटना हुई, अन्य जगह घटना हो रही है, कहीं ना कहीं इसमें साजिश है ताकि दंगे कराए जाए, लोगों के मन मस्तिष्क में एक दूसरे के प्रति डर बैठाया जाए और उसके डर का फायदा उठाकर सरकार बनाई जाए। दंगाई किसी कौम का हो, उसको नहीं बख्शना चाहिए। कांग्रेस कभी इस पक्ष में नहीं है कि कौम को देख के हम उस चीज का फैसला करें, लेकिन सरकार से न्याय की उम्मीद की जाती है। और जिस तरीके से कार्रवाइयां हो रही हैं वो एक तरफा कार्रवाई हो रही है, इसलिए सवाल उठता है। और जब ये बात कांग्रेस की तरफ से की जाएगी तो वो यही कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि देखो हम यही कह रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस इनका साइड लेती है। कांग्रेस इस तरीके से करती है ताकि अपनी बात की रिलेवेंसी, अपनी बात की सत्यता वो बताकर जनता के मन पर एक नकाब चढ़ाना चाहती है। और इसीलिए कमलनाथ जी ने कहा कि कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के कारण ही ये कहीं ना कहीं दंगों की साजिश रची गई है। ठीक है जीतू जराती जी, मैंने देखा है कि मध्य प्रदेश में दंगों को, चाहे उत्तर प्रदेश को लेकर के हमने भी एक विधेयक लेकर आए थे, कानून का अमली जामा से पहचाना गया कि संपत्ति अगर नुकसान होगा तो उसकी वसूली की जाएगी, यह अधिनियम आया था और हमने देखा कि उसे लेकर के कार्रवाई हुई। लेकिन आरोपियों के केवल नामजद होने पर उनके मकान तोड़ देना, दुकान तोड़ देना, जिसमें हो सकता है कि हिस्सेदारी उसके भाई की हो, किसी का पैतृक मकान है, एक बेटे ने अगर गुनाह किया तो 3 बेटों के सर से छत छीन लेना, इसे कैसे जस्टिफाई कर पाएगी पार्टी? क्योंकि यह बार बार सवाल उठ रहा है कि किस कानून के तहत मकान तोड़े जा रहे हैं, और अगर अतिक्रमण था जिसकी आड़ ली जा रही है तो इतने दिनों से नजर क्यों नहीं आ रहा था सरकार को? क्या अतिक्रमण केवल उसी का तोड़ा जाएगा जो दंगे करेगा? क्या मध्य प्रदेश में आपको अतिक्रमण की इजाजत है अंटिल एंड अनलेस कि आप दंगे ना करें? देखिए अभिलाष जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आपके प्रति धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि आपने मुझे इस एक ज्वलंत बहस के शैलेंद्र पटेल जी को सुन रहा था। देखिए परिस्थितियां देखिए, जिस तरह से शैलेंद्र जी पॉलिटिकल सफाई दे रहे थे राजनीतिक, आप सब ने देखा है, देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है, रामनवमी का जुलूस निकल रहा है। जिस तरह से घरों के अंदर से, उनके धार्मिक स्थलों के अंदर से गोलाबारी जैसे पत्थरों की बारिश हो रही थी, एसपी को गोलियां लगी है, एक छोटा सा बच्चा शुभम नाम का जो जिंदगी और मौत से लड़ाई लड़ रहा है, 23 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, पीआई घायल हुआ है, एसपी तक को गोली लगी है। और ये सब कुछ दिखने के बाद भी अगर ऐसा लगता है कि ये एक पार्टी का कोई षड्यंत्र हो सकता है, तो मैं ये समझता हूं कि प्रदेश देख रहा है, देश देख रहा है एक चीज। और सिर्फ ये मध्य प्रदेश में नहीं हुई, दिल्ली की घटना आप लोग देख रहे हैं, रामनवमी के जुलूस, हनुमान जयंती के जुलूस पर पत्थरबाजी हुई है, राजस्थान के अंदर इस तरह की घटनाएं हुई है। और जहां तक ये जो बुलडोजर की बात कर रहे हैं हमारे कांग्रेस के मित्र, आपको समझना चाहिए कि ये जो इस परंपरा की शुरुआत माननीय कमलनाथ जी ने की थी, और मैं उनका स्वागत करता हूँ। कमलनाथ जी की शुरुआत का स्वागत मैं करता हूँ। उन्होंने आतताइयों के ऊपर, जो गुंडे थे, जो बदमाश थे, जो समाज में अराजकता के प्रतीक थे, उन लोगों के घरों को तोड़ने का, उनके प्रतिष्ठानों को तोड़ने का काम ये शिवराज सिंह चौहान जी के पहले कमलनाथ जी ने किया था। हम एक शब्द भी नहीं बोले। और जहां तक इनके पेट में दर्द है, तकलीफ है एक समुदाय को लेकर के, आप बताइए कि उस एसपी के समर्थन में एक शब्द नहीं आया, ना ओवैसी का आया, ना हमारे शैलेंद्र भाई का आया, ना कांग्रेस के किसी मित्र का आया।
इनके मुंह पे छाले थे कि ताले थे समझ में नहीं आ रहा है। वो बच्चा जो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, एक मासूम बालक, उसके बारे में कभी आपने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया। उस एसपी के बारे में जिसके अपने बच्चे हैं, जिसकी अपनी पत्नी, जिसका अपना परिवार है, उसको गोली लगी है, भगवान ने करे उसको गोली थी, और ये आप ये कह रहे कि हमने पहले कभी नहीं सुना ना देखा। तो आप देखिए ना धीरे धीरे क्या हो रहा है। कभी आपने ये देखा और सुना है कि किसी मुहर्रम के जुलूस पर किसी हिंदूवादी संगठन ने या भारतीय जनता पार्टी अन्यत्र किसी समाज के व्यक्ति ने उनके ऊपर पत्थर बरसाए हो? अगर इस तरह की घटना हो रही है तो त्वरित कार्रवाई तो उसके ऊपर होगी। और जो अतिक्रमण के घर थे उन और ऐसा नहीं है कि मुसलमानों का, आप देखिए इसके पहले देपालपुर, इंदौर के देपालपुर में जो बदमाश थे वो हिंदू थे, उनके घरों को नेस्तनाबूद किया गया। अगर इनकी पीठ पर, अगर इनकी कमर पर वार नहीं किया जाएगा तो हम कैसे समझेंगे? ये तो छूट जाएंगे, ये फिर जाएंगे कि हम नहीं थे, हम कुछ नहीं थे। तत्काल उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ एक बात को लेकर के कि मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, किसी समाज के खिलाफ नहीं हूँ। हम जमुना की बात करते हैं, हम संस्कृति की बात करते हैं, संस्कारों की बात करते हैं, भाईचारे की करते हैं। हमारे यहाँ पर कभी इस तरह की परिस्थितियां नहीं होती है, लेकिन अचानक ये क्यों हो रही है? और दूसरा सबसे शर्म की बात यह है कि हमारे कांग्रेस के मित्र ये कह रहे हैं कि 2023-24 में चुनाव आ रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी, शर्म की बात है। भारतीय जनता पार्टी क्या दंगे करा करके चुनाव लड़ती है? दंगे करा करके चुनाव जीतती है। और सबसे खराब बात यह है कि खरगोन के अंदर जो घटना हुई उसके एक दिन बाद हुई तोड़ा फोड़ी। तो क्यों नहीं आप लोगों के स्टेटमेंट आए? क्यों नहीं कांग्रेस के किसी नेता ने, माननीय कमलनाथ जी जो बात कर रहे हैं, माननीय कांग्रेस के जितने बड़े नेता इस तरह की बात कर रहे हैं, इनको ये सोचना चाहिए कि आप भी इसी देश के हो, आप भी इसी प्रदेश के हो। उन लोगों के प्रति कुछ नहीं, ठीक है जीतू जी, उन लोगों के प्रति, ठीक है जीतू जी, मैं आता हूं आपके पास। ठीक है अरुण जी, मैं आपके पास आता हूं। अरुण जी, मुझे ये बताइए कि एक तरफ तो कार्रवाई होना, सख्ती से कार्रवाई होना, और दूसरी तरफ है न्याय संगत कार्रवाई होना। एक पॉलिटिशियन के लिए शायद सख्ती से कार्रवाई होना, जो पत्थर चलाएं उनके मकानों को पत्थर में तब्दील कर दो, यह बोलना आसान होता है। लेकिन जब आप कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाते हैं तो वहां पर इसे डिफेंड करना मुश्किल होता है क्या सर? क्योंकि इस तरह का कोई रूल नहीं है जिसमें आप किसी एक दंगाई के फोटो आ जाने की वजह से या नामजद हो जाने की वजह से पूरे परिवार के सिर से छत छीन लें। जी हाँ अभिलाष जी, आप, मैं सोचता हूँ सही कह रहे हैं। हम लोगों ने जो भी सरकार में हैं, उन लोगों ने संविधान की शपथ ले रखी है। हम लोग डेमोक्रेसी में हैं जहाँ रूल ऑफ लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का जो सिद्धांत है वो लगता है। और ये भी मैं सोचता हूँ कि कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि अगर एक पार्टी ने अपने टाइम में कुछ गलत काम किया तो दूसरी पार्टी भी वो करने का अधिकार मिल जाता है उसको। दूसरा बात हमने ये देखी कि जैसे ही चुनाव आने लगते हैं तो ये सब घटनाएं कुछ बढ़ जाती हैं। तो इससे ये लगता है कि कुछ न कुछ चुनाव का जो दबाव है वो बन रहा है। देखिए, लॉ तो बड़ा क्लियर है कि इस तरह से क्रिमिनल्स ने किया है, आप इन्वेस्टिगेट करिए। जिसने गोली चलाई, जिसने बच्चे को मारा, उसको पकड़िए, उसको प्रोसिक्यूट करिए, इन्वेस्टिगेट करके पूरी एविडेंस इकट्ठी करिए। आपके पास सारे साधन हैं। पर मैं नहीं सोचता कि ये जो घर गिरा देने का जो प्रक्रिया है ये उचित है। अब यूपी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा जी, पर मध्य प्रदेश के अंदर हम लोग, मैं नहीं सोचता कि ऐसी कोई स्थिति आ गई है कि कोई सर से पानी निकल गया है, लॉ एंड ऑर्डर हो रहा है और कॉन्स्पिरेसीज हो रही हैं, ये वो, ऐसी कोई बात नहीं। हम लोगों को आराम से पुलिस को अपना काम करने दें और जो भी इन्वेस्टिगेशन में आता है उसको लें। ठीक। पर अगर इस तरह से किया जाता है तो अब जैसे कोर्ट के अंदर चैलेंज हुआ है तो सरकार ये नहीं कह सकती कि हम कुछ भी करेंगे और फिर आप कोर्ट में चैलेंज करिए। ये मैं नहीं सोचता कि सरकार का जो बड़ा दिल होना चाहिए उसके अंदर एक सबको ले के साथ, जैसे मोदी जी ने भी कहा है, उनको सबको ले के साथ चलना चाहिए। तो वो प्रक्रिया होनी चाहिए। उसकी विश्वसनीयता जिसको कहते हैं सरकार की, सरकार का जो अमला है पुलिस का, उसकी विश्वसनीयता, ये अपने आप में बहुत ज़रूरी है।
ठीक है। और क्रेडिबिलिटी जिसको हम कहते हैं कि हाँ। क्रेडिबिलिटी अगर खत्म हो जाती है तो फिर वो सिस्टम जो है उसको कौन एक्सेप्ट करेगा और कौन नहीं करेगा, ये बड़ा प्रश्न उठता है। बिल्कुल। और ऐसी चीजों का आपने देखा है कि रिएक्शंस भी होते हैं, चाहे वो बाद में हो, देर से हो, जल्दी हो, ये अलग बात है। पर रिएक्शंस फिर, भी होते हैं। ठीक है सर। और अगर ऐसा एक्शन है जिसका कि रिएक्शन बुरा हो रहा है या गलत हो रहा है, तो फिर मैं सोचता हूँ उस एक्शन के ऊपर अपन को सोचना चाहिए ठीक कि है वो सर। एक्शन करना चाहिए या ठीक है नहीं अरुण करना चाहिए। ये ठीक भी है। एक बड़ी भारी बात आती है। ठीक है, मनीष दत्त जी के पास आता हूं क्योंकि आप अधिवक्ता हैं। मनीष जी, मुझे बताइए, एक तो आज सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज कर दिया गया है जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से, और मौलाना मदनी साहब साफ तौर पर कह रहे थे कि देखिए ये पूरा माहौल बना करके एक मजहब विशेष को टारगेट करने की कोशिश पूरे मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो या दिल्ली हो, वहां पर की जा रही है और इस पर रोक लगना चाहिए। कम से कम अदालत तय कर दे कि हां ये दोषी है, उसके बाद जो करना है कीजिए। पर जब तक अदालत फैसला नहीं कर रही कोई दोषी है या निर्दोष है, तब तक ये चीजें तोड़फोड़ पर रोक लगा दीजिए। मुझे बताइए सर, कोर्ट में इस तरह की चीजों को लेकर के कितना सरकार जो है वो कंफर्टेबल नजर आती है? सबसे पहले आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे इतने इस डिस्कशन में मेरे को इनवाइट किया जी। ये जो आपने आपकी बात से पूर्ण सहमत हूं। जैसा डीजीपी साहब ने भी कहा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ प्रोसिक्यूशन चालू करना इज समथिंग डिफरेंट। उसके नाम एक एफआईआर हुई है, उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। आप दो प्रकार की कार्रवाई कर सकते हैं एक व्यक्ति के खिलाफ में, आइदर आप उसके अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन में उसको ले जा सकते हैं और साथ ही साथ एक आईपीसी की भी धारा जो उसने जुर्म किया उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। बट ये घर तोड़ने के संदर्भ में या बुलडोजर चलाने के संदर्भ में बिना आदमी को दोषी साबित किए हुए इसके खिलाफ ये कार्रवाई करने को, इसके संदर्भ में जो कार्रवाई की गई है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई है, इंदौर हाईकोर्ट में भी जहां तक कोई पिटीशन फाइल हुई है। एक एपिसोड हुआ था 3-4 दिन पहले इंदौर में, वहां पर भी किसी होटल को तोड़ने के संदर्भ में इस प्रकार की कार्रवाई की गई थी। तो इस संदर्भ में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में भी इस प्रकार की एक पिटीशन फाइल की गई है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया है। देखिए, मैं यहां पर एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं मेरे चारों मेहमानों को और दर्शकों को, और इसका इंटेंशन भी मैं साफ कर दूंगा, बहुत स्पष्ट है। जरा वो तस्वीर एक बार, मेरी दरख्वास्त है पीसीआर से, फुल स्क्रीन पर ले आए। सर, आप लोग अगर टीवी पर देख पा रहे हैं तो ये देख लीजिए, वरना इस प्रोग्राम के बाद जरूर देखिए। यह शख्स है जिसके दोनों हाथ नहीं हैं, मुस्लिम शख्स है। खरगोन में पत्थरबाजी होती है, पत्थरबाजी के बाद आरोपियों की पहचान होती है और पत्थरबाजों के मकानों पर, दुकानों पर, संपत्तियों पर बुलडोजर चल जाता है। यह शख्स आरोप लगा रहा है, मैं कोट कर रहा हूं, आरोप लगा रहा है कि इसके हाथ करंट लगने की वजह से कई साल पहले कट गए। 2 बेटी बूढ़ी मां को यह पालता है और इसकी एक छोटी सी दुकान थी, गुमठी थी, जिस पर यह गोली बिस्किट, छोटी छोटी चीजें बेच करके अपने परिवार को चलाता था। पुलिस के बुलडोजर आए, प्रशासन के, और इसकी पूरी की पूरी दुकान को तहस नहस करके चले गए। अब जीतू जिराती जी, एक मामला इससे पहले आया था कि जेल में बंद कुछ लोग हैं, उन्हें पत्थरबाजों का में शामिल आरोपी बना दिया गया और उनके घर पर बुलडोजर चल गया। उनकी मां कह रही है कि मेरा बेटा तो जेल में बंद है, उनके नाम कैसे आ गए मुझे नहीं पता। पुलिस प्रशासन ने कहा जांच करा लेंगे। इस मामले पर भी मुझे पता, यह कह दिया जाएगा कि जांच करा लेंगे, या कह दिया जाएगा कि अतिक्रमण में था। एक पीएम आवास योजना का मकान तोड़ दिया गया, कह दिया गया कि जिस जमीन पर बनना था उस पर नहीं बना था। तो 3 चीजें हैं सर। एक तो सरकार मान रही है कि पीएम आवास योजना को लेकर के गंभीर रूप से अनियमितता हो रही है मध्य प्रदेश में। पैसा कैसे पास हो गया अगर वो उस घर पर नहीं बन रहा था? तो उसका तो पूरा सर्वे होता है सर। तो आप स्वीकार कीजिए कि बहुत गंभीर रूप से अनियमितताएं पीएम आवास योजना में मध्य प्रदेश में चल रही हैं। अगर उसका घर तोड़ा गया, अगर जेल में बंद किसी व्यक्ति को आरोपी बना करके उनका घर तोड़ा गया, तो उसको लेकर के भी सरकार को जवाब देना चाहिए। और अगर यह शख्स जो पिछले 3-4 साल से जिसके हाथ नहीं है, वो पत्थरबाज तो हो नहीं सकता सर। और उसको अगर अतिक्रमण के नाम पर उसके मकान को, दुकान को ढहा दिया गया, जो छोटी सी 5-7 फीट की एक छोटी सी गुमठी थी, तो मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है ये ठीक हो रहा है? और क्या ये आप पत्थरबाजों के साथ ही सलूक कर रहे हैं सर? और गलत मैसेज जो जा रहा है वो इस तरह की घटनाओं से जा रहा है। आप किसी बड़े अपराधी को पकड़ के जमींदोज कीजिए, आप सरकार की सराहना होती है सर, लेकिन जब ऐसी खबरें मीडिया में आती हैं तो सरकार की नीयत पर सवालिया निशान उठते हैं।
देखिए अभिलाष जी, जी। ये जो आप बता रहे हैं, ये इस तरह की जो घटना है, इन बातों को कई सारी चीजों से जोड़ करके देखने का प्रयास किया जाएगा। आप किसी भी व्यक्ति के साथ ये नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। किसी भी परिवार के साथ तो ये सब नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन आप इस बात की कल्पना करें कि मध्य प्रदेश एक शांति का टापू है, यहाँ पर इस तरह की कभी कोई घटनाएं नहीं होती है। पिछले 20 साल 25 साल में मैंने ना तो कभी देखा ना सुना है। मैं भी बहुत लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हूँ, लेकिन इस तरह की घटनाएं जो होने का जो काम चल रहा है कि आप सरेआम जो देख रहे हैं, जो देख पा रहे हैं कि किसी को नहीं छोड़ा जा रहा है। भाई एक वर्ग विशेष का एक मान लो जुलूस निकल रहा है, आप समझिए मूल जड़ तक हम लोगों को पहुंचने की आवश्यकता है। मैं सख्त विरोध में हूं इन सब बातों का। मैं कभी इन बातों का समर्थन नहीं करूंगा। हम सबको गले लगा करके चलने वाले लोग हैं। लेकिन आप एक तरफ की परिस्थितियां देखो कि निर्दोष लोगों के घर जला दिए गए, उनका दोष क्या था? महिलाएं घर छोड़ छोड़कर भाग रही है, छुप रही, उनका दोष क्या था? छोटे छोटे बच्चे निकल करके भाग रहे हैं, उनका दोष क्या था? घरों के अंदर खतवन में यह लिख दिया गया कि यह मकान बिकाऊ है, बेभाव कोड़ियों के भाव में लोग बेच करके जाने के लिए तैयार है, उनका दोष क्या था? आप कल्पना करिए कि उस छोटे से मासूम बच्चे का मैं फिर से जिक्र करूंगा कि उसका दोष क्या था। मैं बिल्कुल समर्थक नहीं हूं इन बातों का। मेरे यहाँ पर देश में भी नहीं, प्रदेश नहीं, देश में और कहीं पर भी इस तरह का हिंसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हर बार इस तरह की परिस्थितियां क्यों बनती है, आप बताइए। एक धर्म विशेष जीतू जी देखिए, आप खुद ही कह रहे हैं सर कि अगर किसी मासूम पर, निर्दोष पर कोई पत्थर चलता है तो उसको देख करके खून खोलता है हमारा, आपका खोलता है, मेरा भी खोलता है। अगर उस बच्चे को, 15 साल के बच्चे को चाकुओं से गोद दिया गया जो है वेंटिलेटर पर है, वो मुझे तकलीफ देता है। हमने दिखाई वो रिपोर्ट, हमने पूरी टीम भेजी वो दिखाने के लिए कि लोगों ने लिख दिए घर बिकाऊ है। वो कह रहे हैं कि हमने 3 बार गृहस्थी बसाई, 3 बार दंगे हुए, तीनों बार हमारा सब कुछ लुट गया। लेकिन सर एक बात बताइए, उससे क्या ये जस्टिफाई हो जाएगा कि एक व्यक्ति जिसके हाथ कटे हुए हैं, जो छोटी सी दुकान से अपना परिवार चला रहा है, 2 बच्चों को पाल रहा है, उसकी दुकान को तोड़ दिया गया दंगे की आड़ में सर, और प्रशासन ने तोड़ा? तो क्या हम इससे जस्टिफाई कर लें क्या? और अगर ऐसा ठीक है तो बताइए, वो अगर गलत कर रहे थे, मासूमों पर जुल्म कर रहे थे, तो ये क्या है सर? देखिए, जब आप समझिए ना, मेरा आपसे ये आग्रह, मैं फिर कहूंगा कि मैं इन चीजों के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं। मुझे जिनके हाथ पैर या नहीं है, चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी कौम के हो, किसी भी मजहब के हो, मेरी संवेदना और मेरी आस्था है उनके साथ में। हम मनुष्य हैं और मानवता के आधार पर हम इन लोगों के साथ में, सबके साथ में। मुझे तो तकलीफ इस बात की, इसके पहले भी ये लोग रह रहे थे ना। कहीं ना कहीं जब गेहूं पिसाता है तो धान, उसके अंदर धुन वो भी पिसा जाता है। इस तरह की परिस्थिति उस मासूम बच्चे के साथ भी हुई। इस तरह की परिस्थिति आप जनाब को बता रहे हैं, इनके साथ भी होगी। मेरी संवेदना उनके साथ में है। ठीक है शैलेंद्र जी, आपसे जानना चाहता हूं, शैलेंद्र जी, ये जो हो रहा है, देखिए जो कार्रवाई हो रही है वो तो ठीक है, लेकिन जो ऐसे मासूम पिस गए हैं उसके बीच में, इसको कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि जब बड़ी कार्रवाई होती है तो ऐसी छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं, या फिर सरकार को संवेदनशीलता से काम लेना चाहिए? अभिलाष जी, मैं कहना चाहता हूं कि दंगाई होते हैं, उनकी कोई कौम नहीं होती, कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता है। अगर वो धर्म को मानते हों तो वो दंगे कभी नहीं करेंगे। अगर हम उनको ये लोग और वो लोग में श्रेणी में डालेंगे तो देश का बंटवारा होगा कि हम लोग और वो लोग। जब ये भावना से बात आएगी कि ये हम लोग और वो लोग, ये भारत के नागरिक हैं। कोई में दंगों का समर्थन कोई कांग्रेस पार्टी नहीं करती, ना किसी धर्म का समर्थन यहां पे कर रहे हैं। लेकिन जिस स्थिति में खरगोन में स्थितियां बनी हैं, हम किसी को टारगेट करेंगे वो गलत है। अगर जुलूस निकल रहा है, जुलूस शांतिपूर्वक निकल रहा है, उसको निकलने देना चाहिए। कहीं पे कोई दंगे नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो ये घटनाएं हो रही हैं, कुछ लोग अगर वहां पे आतंक में कर रहे हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन निष्पक्षता से होना चाहिए, किसी को टारगेट करके नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमको एक देश संविधान से चलता है और संविधान का पालन होना चाहिए। और असंवैधानिक तरीके से जिस तरीके से कार्रवाई हो रही वो सरासर गलत है। ठीक है मनीष जी, आपसे संक्षेप में जानना चाहूंगा, लास्ट कमेंट में फिर रिटायर्ड डीजीपी साहब से लूंगा, अरुण जी से। मनीष जी, मुझे बताइए कि एक हमने देखा कि बहुत घोषणा हुई थी कि जो भी बलात्कार करेगा मासूम बच्चियों के साथ, अब उन्हें फांसी की सजा का प्रावधान सरकार ने कर दिया, और बहुत ज्यादा उसको लेकर के चर्चा हुई और बार बार भाषणों में उसका जिक्र होता था। लेकिन आज तक कहा जाता है कि एक अदद शख्स को इस तरह के मामले में फांसी हम नहीं दिला पाए। कोर्ट में जो जैसा चल रहा है। तो मुझे यह बताइए मनीष जी, क्या ये जो बातें होती हैं कहने दिखाने की, घोषणा करने की, ऐलान करने की अलग होती हैं, और कोर्ट में तो सबको कानून के दायरे में आना ही पड़ता है? देखिए, घोषणा करने के बाद में कानून बने, मध्य प्रदेश में लोगों को सजाएं हुई, अल्टीमेटली उसके बाद में कुछ लोगों की फांसी कंफर्म भी हुई।
इस रूप से। बट अल्टीमेटली कोर्ट में जो देखा जाता है वो देखा जाता है कि उसके संदर्भ में किस प्रकार के एविडेंस है और क्या वो एविडेंस कोर्ट में स्क्रूटनी में खरे रह पाए, और अगर खरे रह पाए तो उसके बाद कन्विक्शन होता है। नहीं तो अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ में एविडेंस नहीं आता तो उसको तो फांसी हो नहीं सकती। बिल्कुल। तो मतलब एक कुल मिलाकर के कोर्ट में जब जाएंगे तो सब एविडेंस पर रहेगा। अरुण जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, गुर्टू जी मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है ये सब चीजें जो चल रही हैं ये सिर्फ सियासत के लिए चल रही हैं, अदालत के लिए नहीं है? अदालत तो अपने हिसाब से काम करेगी जो भी करेगी। देखिए, मैंने शुरू में ही कहा कि जैसे जैसे चुनाव आते हैं इस तरह की घटनाएं बढ़ जाती हैं, ये अपन ने देखा है और उसका कारण भी बड़ा स्पष्ट होता है। एक चीज मैं ये कहूंगा कि देखिए, इमरजेंसी जब लगी थी, अगर आप लोगों को याद हो, यहाँ जो दूसरे हमारे बैठे हुए पैनलिस्ट, तो बहुत ज्यादतियां हुई थी जी। तो हमेशा ये याद रखें, और एडमिनिस्ट्रेशन जो होते हैं उनको मालूम होता है कि पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन में हमेशा फर्क होता है। और इसीलिए जिस तरह से इमरजेंसी का जो भी इरादा रहा हो, पर उसके अंदर बहुत उस तरह की घटनाएं हुई, जैसी 3-4 घटनाओं का आपने बताया, उस तरह की घटनाएं लाजमी हैं, वो होंगी। और इसीलिए रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं हम, इसीलिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की बात करते हैं कि अगर लॉ एक बार टूटा तो फिर वो किस तरफ जाएगा, कैसे जाएगा, ये नहीं कह सकते। अगर हम ये फील करते हैं कि भाई इस चीज के लिए सख्त कानून होना चाहिए, तो भाई आपके पास अगर मेजॉरिटी होती है तो आप कानून लाइए। पर कानून से हट के कोई काम करना, मैं नहीं सोचता कि ये किसी भी तरह से जस्टिफाई हो सकता है। और उचित होगा, और इसका नतीजा भी सही होगा। ठीक है, तो मैं अपने दर्शकों को जाते जाते बता दूं कि मध्य प्रदेश में नुकसान अगर कोई संपत्ति को पहुंचाया जाता है किसी दंगे जुलूस या किसी तरह के समारोह में, तो उसकी वसूली का नया कानून सरकार लेकर आई है। उनसे वसूली की जा सकती है, उनकी संपत्ति को सीज किया जा सकता है, नुकसान का आकलन करके उसे बेच करके पैसे उन लोगों को दिए जा सकते हैं। सरकारी संपत्ति तो वो पैसा सरकार रख सकती है, लेकिन सिर्फ आरोपी के नाम पर, कि आरोपी है या उसका एफआईआर में नाम है, मकान तोड़ने की कोई अनुमति नहीं दी गई है। फिलहाल प्रशासन कह रहा है कि ये अतिक्रमण के मामले हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि अतिक्रमण के मामलों में भी नोटिस देने की कार्रवाई होती है, तमाम चीजें होती हैं। क्या उनकी पूर्ति हो रही है? और वो एक ऐसा शख्स जिसके हाथ नहीं है, क्या वो पत्थरबाज है? क्या जो जेल में बंद है वो जेल से निकलकर आए थे पत्थर फेंकने? क्या पीएम आवास योजना के मकान गलत जगह बन रहे थे तो प्रशासन ने आंखें मूंद रखी थी? ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब शासन भले ही जनता की अदालत में ना दे, लेकिन असली अदालत में तो देना ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जीतू जिराती जी, शैलेंद्र पटेल जी, अरुण गुर्टू जी, मनीष दत्त जी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।